मैं अक्सर आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आती हूँ जिनमें मैं आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताती हूँ जिन्होंने डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस अनाउंस किए हों। और आज मैं फिर से आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे स्टॉक्स जो जल्दी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे करने वाले हैं, यानी कि जिनकी एक्स डिविडेंड डेट नजदीक आ रही है। एक्स डिविडेंड डेट एक डेडलाइन की तरह होती है। अगर आपको डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल होना है तो आपको एक्स डिविडेंड डेट से मिनिमम एक दिन पहले कंपनी के स्टॉक्स बाय करने पड़ेंगे। आज की लिस्ट में हमारी टीम ने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को चुना है जिनकी मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है और डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है। डिविडेंड यील्ड किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक होता है, क्योंकि ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है रिलेटिव टू इट्स मार्केट प्राइस। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम डिविडेंड पर शेयर को स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने 31 मई 2023 के क्लोजिंग प्राइसेस कंसिडर किए हैं। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिविडेंड अलर्ट। सबसे पहली कंपनी है जिंदल ग्रुप फर्म जिंदल सॉ लिमिटेड। जिंदल सॉ लिमिटेड आयरन एंड स्टील पाइप्स और पैलेट्स की लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है। कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स लॉन्जिट्यूडनल सबमर्ज आर्क वेल्डेड यानी कि LSAW पाइप्स, हेलिकल सॉ यानी कि HSAW पाइप्स, डक्टाइल आयरन यानी कि DI पाइप्स, सीमलेस पाइप्स और पैलेट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स का यूज ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ड्रेनेज, इरिगेशन पर्पसेस और कई ऐसे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होता है। कंपनी ने अभी ₹3 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 13 जून है, यानी कि अगर आप 12 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.23% तक बनता है। जिंदल सॉ के पास कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसके अलावा भिलवाड़ा राजस्थान में कंपनी की एक आयरन और माइन भी है जहां पर हाई ग्रेड आयरन पैलेट्स बनाए जाते हैं। इस प्लांट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 15 लाख MTPA। कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो 78% रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल से आता है और 22% एक्सपोर्ट से। अब आप जरा कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज पे नजर डालिए। वो 2012 से 2018 के बीच 150 प्लस डेज रहते थे, जो इवेंचुअली कम होते होते फाइनेंशियल ईयर 23 में 74 डेज पे आ गए हैं। जब वर्किंग कैपिटल डेज कम होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल को अच्छे से मैनेज कर पा रही है। एक और बात, जिंदल सॉ के लिए एक क्रिटिकल डेवलपमेंट ये है कि उनकी सब्सिडरी जिंदल ITF लिमिटेड यानी कि JITF का NTPC के साथ एक आर्बिट्रेशन केस चल रहा है। JITF ट्रांसशिपमेंट और वाटर बोर्न ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और NTPC के साथ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से दोनों कंपनीज के बीच केस चल रहा है। अब 27 जनवरी 2019 को ऑनरेबल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपने फाइनल सेटलमेंट में अनाउंस किया था कि JITF को 1891 करोड़ रुपीस प्लस इंटरेस्ट और टैक्स मिलने चाहिए, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टीज से पेटिशंस फाइल हुए और अब केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। तब से अभी तक कोविड और दूसरे कुछ रीजंस की वजह से इस केस की प्रोसेसिंग में काफ़ी डिलेज हुए हैं, मगर जिंदल सॉ ने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है कि ये केस उनके फेवर में ही सेटल होगा। चलिए अब जिंदल सॉ के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर्स APL अपोलो ट्यूब्स के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो जिंदल सॉ काफ़ी चीप वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू APL अपोलो ट्यूब्स, लेकिन इसके सामने एक तरफ जहां जिंदल सॉ का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.62 है, वहीं APL अपोलो का सिर्फ 0.29 है। इनफैक्ट APL अपोलो ट्यूब्स का ROE भी कंपैरेटिवली काफ़ी हेल्दी है एट 24.36% एज कंपेयर टू जिंदल सॉ जिसका ROE सिंगल डिजिट्स में है। इवन सेल्स ग्रोथ के मामले में भी APL अपोलो ट्यूब्स ने जिंदल सॉ के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है।
दूसरी कंपनी है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। 1939 में इनकॉर्पोरेटेड, टाटा केमिकल्स मेनली सोडा ऐश और रिलेटेड केमिकल्स इंक्लूडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा और ब्रोमाइड्स का प्रोडक्शन करती है। टाटा केमिकल्स के पास फिलहाल 9,17,000 TPA की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोडा ऐश की। कंपनी ने अभी 17.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 14 जून है, यानी कि अगर आप 13 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 1.8% तक बनता है। कंपनी सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट और सॉल्ट जैसे बेसिक केमिकल्स से लेके एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस जैसे स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स तक वेरिड सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। कंपनी के करीब 60% रेवेन्यू सिर्फ सोडा ऐश के बिजनेस से आते हैं, 14% क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस से और 12% सॉल्ट सेगमेंट से। टाटा केमिकल्स की बिजनेस स्ट्रेंथ है उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कंपनी नॉर्थ अमेरिका से चीप नेचुरल सोडा ऐश सोर्स करती है और मीठापुर गुजरात के अपने सोडा ऐश प्लांट में लो कॉस्ट में सिंथेटिक सोडा ऐश प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स स्ट्रॉन्ग डिमांड को केटर करने के लिए अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को भी इंक्रीज कर रही है। इसके अलावा कंपनी के पास एक इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट है जो सोडा ऐश प्लांट से बचने वाले बाय प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी के 60% रेवेन्यू सोडा ऐश बिजनेस से आते हैं और डोमेस्टिक सोडा ऐश बिजनेस इंटरनेशनल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी की वजह से डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। ऊपर से करेंसी फ्लक्चुएशंस और इंपोर्ट से होने वाला कंपटीशन तो है ही। इस वजह से टाटा केमिकल्स के प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में वॉलेटिलिटी बनी रहती है। चलिए अब टाटा केमिकल्स के कुछ की फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं और उन्हें उसके लिस्टेड पीयर्स SRF और दीपक नाइट्राइट के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो टाटा केमिकल्स दोनों ही कंपनी से काफी कम पीई पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि चाहे बात सेल्स ग्रोथ की हो, ROE की या फिर स्टॉक रिटर्न्स की, टाटा केमिकल्स ने दोनों ही पीयर्स के मुकाबले में अंडर परफॉर्म किया है। डेट टू इक्विटी तीनों ही कंपनीज का 0.5 से कम है, जो कि मैनेजेबल माना जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी भी टाटा ग्रुप फर्म है जिसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन प्राइमरीली लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बिजनेस में एंगेज्ड है। प्रेजेंटली उन्होंने 85 कंपनीज की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा हुआ है, जिसमें से 62 लिस्टेड कंपनीज हैं और बाकी की 23 अनलिस्टेड कंपनीज। कंपनी के पोर्टफोलियो का एक मेजर चंक वैसे टाटा कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है। अब जाहिर सी बात है, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, तो उनका रेवेन्यू उनकी होल्डिंग कंपनीज के थ्रू जनरेट होने वाले डिविडेंड्स, इंटरेस्ट इनकम या फिर अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके ही आता है। एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी का लगभग 63% रेवेन्यू डिविडेंड इनकम के जरिए जनरेट होता है। कंपनी ने अभी 48 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 12 जून है। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 2.17% तक बनता है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की मदद से अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बिल्ड और मेंटेन किया है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, हाईली लिक्विड डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की उनकी फिलॉसफी सालों से कंसिस्टेंट रही है और यही उनकी स्ट्रेंथ है। हालांकि इस बिजनेस में एक इनहेरेंट रिस्क है। मार्केट में वॉलेटिलिटी के चलते बेयर या स्लगिश मार्केट्स के दौरान कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। अब चलिए जरा कंपनी की फाइनेंशियल्स को उसके क्लोज पीयर्स बजाज होल्डिंग्स और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ कंपेयर करते हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो 44.7 PE रेशियो के साथ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, बजाज होल्डिंग्स और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। लेकिन वहीं आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देखें तो वो टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए हाईएस्ट है, जो दिखाता है कि कंपनी पीयर्स के मुकाबले अपने शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा डिविडेंड्स पे आउट करती है। वैसे तो तीनों ही कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर और 5 ईयर पीरियड्स में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मगर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स दोनों ही कंपनीज को बीट कर रहे हैं। फोर्थ कंपनी है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक एक मीडियम साइज पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि 1907 में स्टार्ट हुआ था। करेंटली बैंक की 5,787 ब्रांचेस हैं और अराउंड 4,929 ATMs और BNAs यानी कि बंच नोट एक्सेप्टर्स हैं। इंडियन बैंक की 3 फॉरेन ब्रांचेस भी हैं जो सिंगापुर, कोलंबो और जाफना, श्रीलंका में लोकेटेड हैं। इंडियन बैंक ने अभी 8.6 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स
डिविडेंड डेट 12 जून है। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 3.18% तक बनता है। इंडियन बैंक के पिछले कुछ सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो की है। पिछले 5 और 3 साल में कंपनी की सेल्स 21% और 28% CAGR से रिस्पेक्टिवली और प्रॉफिट्स 34% और 86% CAGR से ग्रो हुए हैं रिस्पेक्टिवली। फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडियन बैंक ने अपना पॉजिटिव बिजनेस मोमेंटम मेंटेन किया है और उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर 21% से बढ़ी है। नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की लेंडिंग एक्टिविटीज से जनरेट होने वाले इंटरेस्ट और डिपॉजिटर्स को पे करने वाले इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है और ये जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेट इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। फाइनेंशियल ईयर 23 में उनकी बिजनेस ग्रोथ को स्पेसिफिकली रैम सेगमेंट यानी कि रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME लेंडिंग में हुई 12% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ने सपोर्ट किया है। लेकिन एक कंसर्न की बात यह है कि बैंक ने अपने रीसेंट फाइनेंशियल ईयर 23 के 4th क्वार्टर में शार्प स्लिपेजेस रिपोर्ट किए हैं। स्लिपेजेस यानी कि बैंक्स के वो एसेट्स जो बोरोअर द्वारा टाइमली इंटरेस्ट पे ना करने की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPAs में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नंबर दिसंबर 2022 में 1.17 था और मार्च क्वार्टर में ये बढ़ के 2.43 तक पहुंचा है। वैसे तो ये रेशियो मार्च 22 के 3.63 से बेटर है, मगर इंडियन बैंक को अपने स्लिपेजेस और एसेट क्वालिटी को आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव करना होगा, वरना वो आगे चल के अक्यूमुलेट होके एक बड़ी लायबिलिटी बन सकते हैं। चलिए अब कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं और उन्हें इंडियन बैंक के पीयर्स जैसे कि IOB और यूनियन बैंक के साथ कंपेयर करते हैं। जनरली बैंक्स और NBFCs के लिए प्राइस टू बुक रेशियो को एक वैल्यूएशन मेट्रिक की तरह यूज किया जाता है और उसके टर्म्स में 0.68 का PB रेशियो के साथ इंडियन बैंक और यूनियन बैंक दोनों ही इंडियन ओवरसीज बैंक से रिलेटिवली अंडर वैल्यूड हैं। इवन रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में इंडियन बैंक के लिए ये मेट्रिक बेटर है। फाइनली स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस के मामले में लास्ट ईयर तीनों ही बैंक्स के लिए अच्छा रहा है, स्पेशली इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए। आज की आखिरी कंपनी है एक और PSU बैंकिंग जायंट कैनरा बैंक लिमिटेड। कैनरा बैंक बेंगलुरु बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके पास 1 सेंचुरी से भी ज्यादा का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक के साथ मर्जर के बाद कैनरा बैंक इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक बन गया था। इंडिया में कैनरा बैंक की 9,706 ब्रांचेस और 10,700 प्लस ATMs हैं। इसके अलावा कंपनी की 3 ओवरसीज ब्रांचेस भी हैं। कैनरा बैंक ने अभी 12 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 14 जून है, यानी कि अगर आप 13 जून या उससे पहले इसके शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस डिविडेंड का डिविडेंड यील्ड 3.87% तक बनता है। कैनरा बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और उनका इस बैंक में आज के दिन 63% स्टेक है। इस वजह से बैंक को पीरियडिकली कैपिटल इन्फ्यूजन और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलता रहता है। क्वार्टर बाय क्वार्टर उनका कंसिस्टेंटली बढ़ता रिटर्न ऑन एसेट्स भी उनकी हेल्थी बिजनेस प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि कैनरा बैंक के लिए एक चैलेंज ये है कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट बैंक होने के बावजूद उनकी विजिबिलिटी स्ट्रांग नहीं है। कैनरा बैंक ने पैन इंडिया मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, जिसकी वजह से उनकी मेजर प्रेजेंस सदर्न इंडिया में ही है। देखिए वैसे तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैनरा बैंक की इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर 21.63% से बढ़ी है, लेकिन अगर आप उसके ब्रेकअप को देखें तो उनकी अदर इंटरेस्ट इनकम में 37.27% की ग्रोथ हुई है। सो एज इन्वेस्टर्स हमें हमेशा नंबर्स को एक लेवल डीपर जाके एनालाइज करना चाहिए। अब चलिए जरा कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल्स को उनके पीयर्स पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक के साथ कंपेयर करके देखते हैं। वैल्यूएशंस कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक रेशियो के टर्म्स में कैनरा बैंक 0.72 के PB रेशियो के साथ PNB और यूनियन बैंक दोनों से ही रिलेटिवली ओवरवैल्यूड है। रिटर्न ऑन एसेट्स के मेट्रिक में कैनरा बैंक, अब वैसे तो एक साल में ऑलमोस्ट 50% के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन असली आइडिया पीयर्स और इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर से कंपेयर करके ही लगता है। और स्टॉक परफॉर्मेंस में कैनरा बैंक ने PNB और यूनियन बैंक के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म किया है।
तो ये थी आज की 5 कंपनीज जो जल्द ही डिविडेंड्स पे करने वाली हैं। आपके पोर्टफोलियो का कौन सा स्टॉक है जो आपको साल में सबसे ज़्यादा डिविडेंड देता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.